वही जमा खाता, ऐसा खाता जिसमें हम क्या करते हैं, बार बार एक निश्चित समय के बाद हम क्या करते हैं, एक निश्चित राशि हर बार जाके जमा करते हैं, जिसको हम सामान्यतः क्या नाम से जानते हैं, किस्त। क्या नाम से जानते हैं, किस्त नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक हमको उतने ही राशि पे ब्याज देता है जितना कि हमने जमा कर रखा है। जो राशि हम जमा नहीं किए उस पर क्या ब्याज मिलेगा, क्या नहीं। और दूसरी चीज़ हमने ये देखा था, अगर आपने 1 तारीख को जमा किया है, साल के शुरू तारीख को जमा किया है, तो उस पर पूरे साल भर का ब्याज मिलेगा। अगर बीच में कर रहे हो तो उसके पहले वाले दिन के लिए ब्याज नहीं मिलेगा। उस दिन से ब्याज गणना चालू होगा जिस दिन में आपने पैसा डाला है। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हमने देखा था। चलो अब इसी को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे है। आपका फॉर्मूला तो एकदम मस्त है, साफ और सुथरा है। फॉर्मूला क्या बोलता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट में, इसमें क्या निकलेगा, डायरेक्टली ब्याज। क्या निकलेगा, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट निकालने का। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे मूलधन गुना दर बटे 100। और आपके जो क्वेश्चन में, जो बुक में आपका जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम जो है इसी फॉर्मूले से बनता है। और वहाँ पे 1/12 क्या लिखा है, 1/12 इसलिए क्योंकि अब हम जो निकालने वाले हैं वो मंथली निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं, मंथली। जैसे आपके में जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो कैसे वाला है, एक व्यक्ति है जो क्या करता है, 200 रुपये 6 महीने तक जमा करता है। कितने महीने तक, 6 महीने। या आप बोलेंगे 1 साल तक जमा करता है। हर महीना कितना करता है, महीने के शुरू में वो 200 रुपये जमा करता है। आपको 1 साल बाद कितनी परिपक्वता के बाद राशि होगी, ऐसा गणना करो, ऐसा करके आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको मासिक निकालने पड़ते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा यहाँ पे जो 12 है ना, ये हर बार क्या रहेगा, महीने बनाने के लिए हमने क्या किए हैं, बटे 12 किया है। अगर सालाना रहता तो बटे 12 करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समय लिखते। अब यहाँ पे एक चीज़ और है इसके साथ में, गुना n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने समांतर श्रेणी जब हम पढ़ रहे थे तो n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a n-1 और यहाँ पे d, ऐसा कुछ होता है ना। हमने ये फॉर्मूला देखा है कि किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको क्या निकालना है, उन पदों का योगफल निकालना है, तो हम बोलते हैं n/2 2a + n-1 इंटू d। यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, n क्या है, वही नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है यहाँ पे, सार्वंतर। क्या है ये, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अभी आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ फिलहाल ये फॉर्मूला भी समझ लीजिए कि ऐसा कुछ फॉर्मूला है। और इसके बाद अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक निकालने वाले हैं n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, इसके लिए हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं, जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये जो है ना बेटा, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है, बड़े वाले ब्रैकेट में, ये क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। उसी को निकालने का आज हम ये फॉर्मूला देख रहे हैं। n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे शुरू होती है। तो हमारा पहला 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और उसके बाद ये है n, वो कहीं पे जाके 10 12 15 कहीं पे होगा, अभी n पता नहीं है, मान लीजिए ऐसा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये है मान लीजिए 10, कितने हैं, 10। आपको बोला जा रहा है कि 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं का योगफल निकालिए। तो आप इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ करते हैं, आप बोलेंगे यहाँ पे a की जगह हम क्या रखेंगे, पहले पद को क्या बोलते हैं, a से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, a से। इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। यहाँ पे पद भी वही है, टर्म भी वही है, और वैल्यू भी वही है। जैसे हमने 2 का पहाड़ा देखा था, 2 4 6 8, तो यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो यहाँ पे भले पहला बोल रहे हैं, लेकिन पहले नंबर पे है कौन, 2। यहाँ पे पहले पद में ही पहला है, 1 है। समझ में आ रहा है।
चलो अब यहाँ पे पहला पद तो हो गया। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हम बोलते हैं अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। 2 में 1 कम करोगे कितना आएगा, या 3 में 2 कम करोगे तो भी 1। तो हर एक का गैप क्या है, 1 का गैप है, और वो पॉजिटिव है क्योंकि हमारा जो श्रेणी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। हमारा AP क्या है, बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए हमारा D क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, तो साफ साफ नज़र आया अपने को कहाँ पे तक जाना है, 10 तक। तो n बराबर क्या है यहाँ पे 10। अब आप बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। हमको 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। बताओ कितना आएगा टोटल। तो आप ऐसे करना, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 9 और 1 क्या हो गए 10, मतलब 20 बोल सकते हैं। 30 40 50 और 5 55, कितना आ गया 55। समझ में आया सबको कैसे जोड़ा। अब यही चीज़ें हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालने वाले हैं। यहाँ पे भी क्या आएगा 55, क्या आएगा 55। अब आएगा कैसे, जैसे यहाँ पे लिखूँगा S, n की जगह में क्या लिखूँगा 10, S 10, क्योंकि n बराबर क्या है वो 10। 10 कितने ठो है, ये 10 ठो है ना, तो हम क्या बोलेंगे S 10। n बटे 2 मतलब 10 बटे 2। यहाँ पे 2 गुना a है, तो 2 गुना a की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बेटा n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1। n की जगह हम क्या रख रहे हैं 10, n माइनस 1 मतलब 10 माइनस है ना 10 माइनस 1। और यहाँ पे d क्या है, d तो हमारा d यहाँ पे 1 है, क्या है यह 1। सबको समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये बताओ 10 में 1 कम करेंगे कितना आएगा, 9 गुना 1 करेंगे क्या आएगा 9 ही आएगा। और 2 1 कम 2, 9 और 2 कितने हो गए 11, मतलब 10 और गुना 11 बटे 2। आपको नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला वैसे ढंग का है। यहाँ पे अगर आप 10 रखोगे तो 10 प्लस 1 11 बटे 2, 10। यहाँ पे n की जगह में क्या रखोगे 10 प्लस में क्या है n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 11। यही आया कि नहीं आया। मतलब आपको सिर्फ क्या चाहिए रहेगा, अगर 100 बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे 100, 1 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं का योगफल निकालिए, तो आप क्या बोलेंगे 100 है, ठीक है 100, और उससे एक ज़्यादा करना है मतलब 101 बटे में क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। तो आप कभी भी क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बना कैसे, मैं उसके बारे में बताता हूँ। अभी ये 55 आएगा, क्यों 55 आएगा, क्योंकि 2 से ये 5 बार में ये कटेगा, और 11 गुना 5 करोगे 11 पंच 55 आ गया ना। चलो अब इस फॉर्मूले को हम लेते हैं। अभी यहाँ पे मान लीजिए हमारा n फिक्स नहीं है, n क्या है फिक्स नहीं है। हम बोलते हैं n अभी कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 कुछ भी हो सकता है, n को n ही रहने देते हैं। तो हमारे इस फॉर्मूले में क्या बदलाव होगा, तो वो देखिए। मतलब अगर हमको बोला जाए n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए, और हमारा लास्ट टर्म क्या है पता नहीं है, पदों की संख्या पता नहीं है, तब हम कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे n बटे 2, क्योंकि n पता है क्या अब नहीं है, क्या लिखेंगे 2a, क्या लिखेंगे 2a मतलब 2 गुना 1, 2 गुना, सिर्फ n बस पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पता है। ठीक है, अगर अपने को n पता ना हो और बाकी सारी चीज़ें पता हो तो कैसे निकाल रहे हैं, तो 2 गुना 1 करना है बेटा, 2a मतलब है 1, a की जगह हम क्या रख रहे हैं 1, 2 गुना 1 हो गया, प्लस n तो पता नहीं है माइनस 1, और d की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, d की जगह हम क्या रखेंगे 1। तो हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर वो यहाँ से शुरू करता है ना, तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। कहाँ से, अगर वो यहाँ से बोलेंगे ना 3 4 5 है करके, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। आपको वापस से क्या करने पड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका कहाँ से शुरू हो रहा है 3 से शुरू हो रहा है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, n बटे 2, यहाँ पे रखेंगे क्या 2 एकम 2, और यहाँ पे आप ये बताओ 1 का गुना दोनों के साथ होगा, या इस पूरे का 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या n माइनस 1, कैसे n का गुना 1 से, तो n एकम n सिंपल है n, और यहाँ पे -1 और +1 का गुना करेंगे तो -1 ही रहेगा। समझ में आया।
अब यहाँ पे क्या होगा, 2 में 1 कम हो जाएगा, 2 में 1 क्योंकि संख्या से संख्या हटता है घटता है कि नहीं, जुड़ता घटता है। तो हम क्या बोलेंगे n/2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 में 1 कम हो जाएगा, तो n को पहले लिख लेते हैं और बाद में +1। 2 पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव वाला कम है, इसलिए यहाँ पे क्या रहा पॉजिटिव, है ना। 2 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है और बड़ा वाला प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या आया प्लस में। आप इनडायरेक्टली देखो तो वही चीज़ लिखी वहाँ पे, क्या लिखा है n+1 पूरे बटे 2। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, समझ में आया सबको। तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप बना पाओगे, और ये फार्मूला याद हो गया तो यहाँ पे हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं इस पूरे क्वेश्चन में। पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि इस फार्मूले को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। समझ में आया? तो पहले आप ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद अपन समझते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। आप क्या ये नोट करना, यहाँ से नोट करना, इसको फिर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो ये फार्मूला नहीं सब पढ़े हैं ना, अभी हमने सिर्फ क्या बताया है, ये वाला भाग कैसे आया ये हमने बात की। अभी ये वाला भाग कैसे आया ये बात हम करना बाकी है हमारा। तो ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसी की सहायता से हम क्या देखने वाले हैं कि हमारा जो आवर्ती जो रिकरिंग डिपॉजिट का जो फॉर्मूला है वो बना कैसे है, ठीक है। मैंने आपको कल भी डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश किया था, उसी चीज़ को आज हम रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है, संतोष कुमार जो है एक कोई बैंक है, वहाँ पे क्या डालता है 100 रुपये आवर्ती जमा खाता खोलता है, मतलब 100 रुपये क्या करेगा वो हर बार डालते रहेगा। हर बार कितना रुपये डालेगा 100 रुपये। और ये बोल रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर है और 6 महीना उनके पास, 6 महीने के लिए वो ऐसा खाता खुलवा रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपना, मैंने 1000 रुपये हर महीने का पूरे 12 महीने के लिए क्या करवा लिया रखा था, आरडी करवा रखा था। इसमें क्या होता है ब्याज थोड़ा ज़्यादा से मिलता है, ब्याज की जो दर क्या रहती है थोड़ा ज़्यादा रहती है। जैसे नॉर्मल जो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं ना, बचत खाता, उसमें ब्याज कम से मिलता है 4% के आसपास, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है थोड़ा ज़्यादा प्रतिशत से ब्याज मिलता है। इसलिए क्या करवाते हैं लोग, आरडी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, आरडी। क्योंकि इकट्ठे पैसे डालना हर किसी के बस की बात है क्या, आदमी धीरे धीरे कमाता है तो धीरे धीरे डाल पाता है अपने खाते में। इकट्ठा जो बड़ी रकम कमाता है वो भी क्या करता है, उतने अमाउंट को धीरे धीरे करके डालता है। तो ये वाला तरीका अधिकतर लोग फॉलो करते हैं, और इसी के लिए हम बोल सकते हैं ये इंस्टॉलमेंट किस्त वाली पद्धति जैसा है, किस्त बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको भी ऐसी डायग्राम बनाने हैं। अब ये हमारा मान लीजिए कितने महीना है, टोटल 6 महीने हैं। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और ये हो गया 6। 1 महीना 2 3 4 5 और ये हमारे कितने महीने हो गए, टोटल 6 महीने हो गए। आज संतोष क्या कर रहा है, 100 रुपये आज की डेट में डाल रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? फिर 100 रुपये कब डालेगा, अगले महीने के शुरुआत में। फिर 100 रुपये कब डालेगा, अगले महीने के शुरुआत में। फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। कितने बार डालेगा, 6 बार, क्योंकि उन्होंने बोला है क्या 6 माह तक डाल रहा है और हर महीने कितना 100। तो 6 माह में 600 रुपये डाल चुका होगा। कितना रुपये डाल चुका होगा, 600। बात सबको समझ में आई? लेकिन क्या ये पूरे अपन 600 में 6% वार्षिक लगा दें क्या, ऐसा सुना करेंगे कि करेंगे? 100 गुना 6/12 सॉरी 6/100 गुना 6 महीना बटे 12, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करने का मतलब हुआ है कि आपने सिर्फ क्या लगाया है कि ये 100 रुपये एक बार लगाएं, इसका मतलब। तो ये वाला जो तरीका है वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हुआ, समझ में आया? क्योंकि ये 100 रुपये आपने एक बार चुना डाले हैं, आपने बार बार डाले हैं, और हर एक जो टाइम है वो क्या है, एक एक महीना कम होते जा रहा है। एक एक महीना क्या होते जा रहा है, तो इसलिए हम ये डायरेक्टली फार्मूला जो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 करते थे वो वाला यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे ये हमारा पहला है, दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठवां, ठीक है। अब पहले वाले के लिए, इसके लिए अगर हम ब्याज निकालेंगे तो इस 100 रुपये पे मुझे कितने महीने के लिए ब्याज मिलेगा, 1 महीने नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 महीने बाद जब मैं खड़ा रहूँगा और अपने खाते को देखूँगा तो उस 6 महीने बाद मुझे इस 100 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पैसा बैंक के पास रहा। जब आज डालूँगा तो मेरा पैसा कब से कब तक रहा, 6 महीने तक रहा। तो इस 6 महीने पे क्या मिलेगा, मुझे ब्याज मिलेगा।
और इस वाले राशि पे 5 महीने। समझ में आया? क्योंकि 1 महीना तो मैंने बाद में डाला ना, तो बैंक ना 1 महीने पहले का मुझे ब्याज देगा। वो बोलेगा कि भैया तेरा पैसा मेरे पास तो सिर्फ 5 महीने के लिए रहा है ना, तो मैं उतने ही पैसे पे क्या दूंगा, उतने टाइम के लिए ब्याज दूंगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इस 100 रुपये पे वो 6 महीने के लिए देगा ब्याज। तो कितना होगा, तो हम लिखेंगे 100। फॉर्मूला हमारा वही है, क्या फॉर्मूला है, मूलधन, प्रिंसिपल, दर और समय और बटे साधारण ब्याज निकालते हैं, सिर्फ वही वाला फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम बोलेंगे ये मूलधन है बेटा, क्योंकि हम इसको डाल रहे हैं बैंक में। दर क्या है, वो कि हमको दे रखा है 6% वार्षिक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6/100 गुना 6/100 और गुना क्या करेंगे, 6 महीना लेना है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा तो 6 साल हो जाता है, इसलिए इसको क्या करेंगे 6/12 करने से समझ में आ जाता है कि मासिक हो गया। क्या हो गया, मासिक। ठीक इसी तरह से अब ये तो इस महीने के लिए हो गए, समझ में आया सबको? ये इस महीने का ब्याज, मतलब इस राशि के लिए ब्याज निकला, इस अमाउंट के लिए। अब इस अमाउंट के लिए कैसे निकालेंगे बताओ? इसमें क्या बदलाव होगा, इसमें सिर्फ इतना, यहाँ पे 5/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/12, मतलब 100 गुना 6% और गुना 5/12। आया सबको समझ में? क्यों 5? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 5 महीने के लिए ये अमाउंट रहा। और इस राशि के लिए देखोगे तो फिर ये 100 रुपये है, इसमें 6% लगेगा, लेकिन पूरे 5 महीने के नहीं, यहाँ पे तो 4 महीने हो गए, तो यहाँ पे बैठे 4/12। सबको समझ में आया? इस वाले के लिए 3 महीना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपये 6% की दर से, और ये है 3/12। इस वाले राशि के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 100 रुपये 2 महीने रहा, तो हम बोलेंगे 6/100 गुना 2/12। यहाँ पे 100 रुपये जो कि 6% की दर से सिर्फ 1 महीने के लिए बैंक में डाला गया। सबको समझ में है? 6 बार अलग अलग ब्याज की गणना अलग अलग तारीख पे, महीने पे की गई है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सभी ब्याज को क्या करना है, आखिरकार जोड़ना ही तो है। सभी ब्याज को क्या करना है, क्योंकि हमको एक ही महीने के ब्याज किससे थोड़ा लेना देना है, हमको तो सभी राशि के ब्याज से लेना देना है। हम क्या बोलेंगे, सभी को जोड़ेंगे और इकट्ठे हम देखेंगे कि 6 महीने बाद मुझे कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये देखोगे तो आप यहाँ पे 100 6/100/12, 100 6/100/12, 100 6/100/12, सब में ये कॉमन है कि नहीं है? उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है कॉमन। कॉमन अगर ले लोगे तो क्या होगा बेटा, तो हमारा कुल ब्याज, ऐसे क्या लिखेंगे, कुल ब्याज। सिर्फ एक जन राशि का रहता तो ओनली ब्याज लिखते, अब कुल ब्याज क्या होगा, हम बोलेंगे 100 गुना 6/100 और यहाँ पे 1/12। अब यहाँ पे बदलाव सिर्फ 6 5 4 3 2 1, वही बस बदला है, बाकी क्या है सेम। तो इसलिए बाकी सेम है, उसको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब 1/12 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं लिखते तो कैसे, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना ऊपर में, तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 1। समझ में आया? अब बचा क्या हमारे पास, तो बच गया, जो बचा है वो है 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ईजी। अब इसी चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं, इसको वैसे के वैसे लिखते हैं, 100 गुना 6/100 गुना 1/12। अब कई बच्चे बोलेंगे कि इसको अगर ऐसे जोड़ दो या 1 2 3 करके उल्टा करके भी जोड़ोगे तो वही चाहेगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + समझ में है ना? अब यहाँ पे बदलाव तो किस में हुए, सिर्फ महीनों की संख्या में, बाकी ये इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको फॉर्मूले के तौर पे अगर लिखना चाहें तो चलो मैं इसमें फॉर्मूला कैसे बन रहा है ये दिखाता हूँ। ये हमारा 100 क्या है, ये 100 क्या है, ये किस्त है। क्या है, किस्त। या इसी को हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, पी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पी। क्या है बेटा, पी। ये 6 क्या है, दर है ना, आर है। क्या है ये, आर। रेट है इंटू आर डिवाइड में, वो तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि R/100 होता ही है।
1/12, 1/12। अब इसमें तो ऐसा कोई चिन्ह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 12 है ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं जो कि महीने में बदलना था। ये 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ऊपर में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा है कि इस पूरे को पहले 1 से गुना करोगे तो यही मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा। इस पूरे को अगर 2 से गुना करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। इस पूरे को अगर 3 से गुना करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने कॉमन ले रखा है। ठीक आया इधर। अब यहाँ पे ये सारा कुछ फॉर्मूला है। अब इसके बाद वही फॉर्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बताया था। क्या है फॉर्मूला? n+1 डिवाइड बाई 2 है ना, फॉर्मूला यही है ना। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, कितने टने हैं ये? 6। तो हम क्या बोलेंगे? 6 + 1 मतलब 7/2। समझ में आया? हमारा फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे n क्या है? n क्या है? इन किस्तों की संख्या। n क्या है? कितने बार दे रहे हो? 6 बार दे रहे हो ना। तो 6 किस्त हैं। कितने किस्त हैं यहाँ पे? 6 किस्त है 100 रुपए की। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 6 बार दे रहे हैं, इसलिए n बराबर 6 हो गया। 6 + 1 करोगे 7 हो जाएगा, 7/2। मतलब हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा है तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, 15 हो गया। 15 और 6 कितने हो गए? 21। और वैसे भी आ सकता है, जैसे हम बोलेंगे 100 गुना 6/100 गुना 1/12। और यहाँ पे ये कितना आएगा? 21। ये 21 कैसे आया? हम बोलेंगे 6 गुना 6 + 1 मतलब 7/2 से भाग दोगे 6 को, कितना हो जाएगा? 3। और 3 गुना 7 करोगे, आया समझ में? तो ये कितना आ गया बेटा? 21। अगर फॉर्मूले में जाए तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे लास्ट 6 है तो लिखेंगे 6 गुना 6 + 1/2। आप समझ गए कैसे आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? काटा पीटी कर लें। तो ये 100 से 100 कट गया है ना। ये 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया। मतलब यहाँ पे 1/2 बस बचा है। इस पूरे डब्बे में क्या बचा है? 1/2। बाकी सब तो कट गए। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया और ये 7 हो गया। 3 गुना 7 मतलब यहाँ पे 1/2 बचा है इस वाले ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या बचा है? 3 गुना 7 ऐसा बचा है ना। तो हम क्या बोलेंगे? 3 × 7 = 21 और 21 का आधा कितना होगा? 10.5। कितना होगा? 10.5। 21 का आधा क्या होगा? 10.5, क्योंकि 20 का आधा होता है 10 और 1 का फिर आधा कर दोगे तो आधा है ना। तो यहाँ हो गया 10.5। तो ये कितने हो गए? इतना रुपए हमको कुल ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं लग रहा बहुत छोटा ब्याज है? छोटा ब्याज नहीं है, क्योंकि आपने पैसा ही छोटा लगा रखा है। अगर आपने ये जो है किस्तों की जो राशि है वो बड़ी रखते तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाता? बड़ा। अगर ये 1000 रखते ना तो ये कितना हो जाता? 105 रुपया हो जाता। कितना हो जाता? 105। अगर यही आप 10,000 रखते तो ये हो जाता 1050। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वो कितनी फिक्स करवा दी। समझ में आया? तो इसलिए हमारा फार्मूला ये वाला फार्मूला अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर ये 6 महीने की बात कर रहा है, अगर यही बोलता पूरे साल भर जमा कर रहा है, क्या कर रहा है? साल भर, तो हम ये तरीका यूज़ नहीं करेंगे। हम सिंपल बोलेंगे हमारा ब्याज जो है इस प्रकार से निकलता है। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे? P × R डिवाइड बाई 100 × 1 डिवाइड बाई 12 और लिखेंगे n+1 डिवाइड बाई 2। मतलब ये फॉर्मूला लिख लेंगे। और फॉर्मूला में ये क्या है? P क्या है? किस्तों की संख्या, सॉरी ये किस्त है, किस्त की राशि। इसको हम क्या बोलेंगे? किस्त, मासिक किस्त। क्या बोलेंगे? महीने में दे रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मंथली इंस्टॉलमेंट। रेट तो रेट ही है। एन क्या है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की संख्या। यहाँ पे पी जो है किस्त की राशि है, किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट क्या बोलते हैं? किस्त की राशि। और एन क्या है? किस्तों की संख्या। मेरे को ये बताओ, ये मैंने निकाल दिया, क्या निकाल दिया? ब्याज निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ब्याज। अब वो बोला था कि संतोष कुमार को 6 महीने बाद कितने राशि मिलेगा, तो बता सकते हो कितना राशि मिलेगा?
कितना राशि मिलेगा? क्या हम बोलेंगे क्या मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू हो गया हमारा मिश्र धन? फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे मूलधन में सिर्फ 100 रुपये बस नहीं है। समझ में आ रहा है? आपने सिर्फ 100 रुपये बस डाले हैं क्या? नहीं, आपने 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये करके 6 बार डाल रखा है। तो आपने मूलधन के नाम पे कितने बार दे रखा है? 6 बार। और कितना कितना दिया हर बार? 100 मतलब आपने टोटल 600 रुपये लगा रखे हैं। सिंपल है। आपने सिर्फ 100 नहीं लगाया, आपने लगाया कितने? 600। और उस 600 रुपये में आपने कितना ब्याज कमाया? 10 रुपये 50 पैसे, यानी कि 10.5 रुपये। तो हम क्या बोलेंगे? 610 रुपये 50 पैसे आपका क्या बनेगा? मिश्र धन। इसलिए जब भी हमको क्या निकालना है? मिश्र धन। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे किस्त की राशि गुना n किस्तों की संख्या। किस्त की राशि 100 गुना किस्तों की संख्या 6 हो जाएंगे 600, और प्लस करेंगे बेटा i। प्लस क्या करेंगे? i क्या है? ब्याज। ब्याज कितना है यहाँ पे? 10 है ना। i मतलब इंटरेस्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपये कितने बार दिए हैं? 6 बार। ये हमारा है मूलधन, और ब्याज क्या है? ये 10 रुपये 50 पैसे। तो हम बोलेंगे 600 प्लस इतना, तो 610 रुपये 50। आप सिर्फ 100 और 10 रुपये ऐसे करके मत जोड़ देना, 100 और 10 रुपये 50 पैसे। समझ में आया सबको? तो हमारा जो मिश्र धन के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पी और एम बता ही दिया है। इसको आप क्या लिखेंगे? अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और इसको क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलो इसको पहले आप लोग लिखिए और फिर समझते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ओके, इंस्टॉलमेंट में एल जो है डबल है। ठीक है, चलिए आपके बुक में प्रश्नावली 1 का जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि करीम एक भारतीय स्टेट बैंक में क्या करता है? 150 रुपये आवर्ती जमा खाता में डालता है हर महीना का, और कितने साल तक डालता है? 2 साल। और 2 साल के जो ब्याज की दर क्या दे रखी है? 5% वार्षिक। ठीक है, ध्यान रखना ये 5% वार्षिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वार्षिक। तभी ये फॉर्मूला जो हमने एज इट इज़ यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हम हल जब भी करेंगे तो लिखेंगे हल। मैं यहाँ से लिखता हूँ हल। दिया है, आपको ऐसे ही लिखना है बेटा। दिया है, क्या दिया है? गिवन। क्या गिवन है बेटा? यहाँ पे किस्त की राशि क्या लिखेंगे? किस्त की राशि कितनी दे रखी है? तो इसको हम P से शो करेंगे, और ये है 150। आप रुपीज़ का साइन ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये रुपया है। ठीक है, और फिर आवर्ती जमा खाता, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम बोलेंगे दर दिया है। क्या दिया है? दर। अगर बताओ किस्त की राशि ये दे रखा है, दर निकाल लेते हैं। दर रेट क्या निकलेगा? 5%। तो बता ही रहा है वार्षिक, एनुअली। हो गया। और फिर समय दिया है, समय जो टी दिया है वो कितना है? 2 वर्ष। लेकिन अपने को 2 वर्ष नहीं लिखना है, यहाँ पे n बराबर 2 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं क्या? किस्तों की संख्या। तो हम किस्तों की संख्या बताएं। किस्तों की संख्या क्या होगी? किस्तों की संख्या तो n बराबर हम क्या बोलेंगे बेटा? 2 वर्ष है, और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हम बोलेंगे 2 गुना 12 माह। तो कितने हो जाएंगे? 24 माह। अभी जो हमने सिर्फ 6 महीने के लिए निकाले थे, इतना जगह घेर लिया था। अगर 24 महीने का उसी तरीके से निकालेंगे तो ना जाने कितना जगह निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब ये फार्मूला में हमको सारा कुछ पता चल गया। P भी पता चल गया, R भी पता चल गया, N भी पता निकाल सकते हैं। अतः देयरफॉर आप क्या बोलेंगे? ब्याज या कुल ब्याज, या ब्याज बस लिखोगे तो पर्याप्त है। क्या लिखोगे? P इंटू R इंटू T की जगह में जो है हम यहाँ पे ये सारा कुछ लिखने वाले हैं। 1/12 और n प्लस 1 डिवाइड बाई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखने वाले हैं। पहला क्या लिखेंगे? अमाउंट में 150, तो यहाँ पे लिख देते हैं 150 गुना दर क्या है? 5%। ध्यान रखना, जो हम चक्रवृद्धि ब्याज अभी जो इसके पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे सावधि में, वहाँ पे हम ब्याज की दर को क्या कर रहे थे?
चेंज कर रहे थे। अगर अर्धवार्षिक बोलता था आधा कर देते थे, अर्धवार्षिक बोलता था तो और समय को क्या कर देते हैं, डबल। अगर मासिक बोलता था तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, 12 से भाग देना पड़ता है, समझ में ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे 12 से भाग दे रहे तो ये ऑलरेडी मासिक बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, अलग से करने की ज़रूरत नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है। यहाँ पे हम बोलेंगे 5/100 गुना 1/12 गुना यहाँ पे n क्या लिखेंगे, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। तो मुझे ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम 24 और 25 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 24 होगा और अगला वाला 25/2 हो गया। चलो काटा पीटी करें। तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा और 12 से 12 दूनी 24 और 2 1 कम कट गया ना। अब बचे क्या, नीचे में 10 बच गए, ऊपर में 15, 5 और 25, 15। अगर ज़्यादा कचरा हो रहा होता है ना तो एक बार और लिख के फिर अगले लाइन पे काट पीट सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ इसको आप रफ में करो, क्योंकि काटने से अच्छा नहीं दिखता है, ऐसा लगता है कि आपने गड़बड़ी कर रखा है तब काटे हो करके। तो आप एक बार रफ में लिख लेना और वहाँ पे काट पीट के आपको यहाँ पे आंसर लिख देना डायरेक्टली, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ये 15 बचा, 5 बचा, 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे 25 पूरे के बटे में क्या है 10 कर लें। चलो पहले गुना कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5 के पहाड़े में आता है, लेकिन अभी रहने दो, क्योंकि जो भी इनका गुणनफल आएगा उसका हम पॉइंट 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, समझ में आ रहा है। तो 25 का 5 बार करोगे तो 125 हो गया, 25 पंच 125 गुना 15, 15 पंच 75, 75 का 5 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल में गया 3, 15 कम 15 और 3 18, 170 ऐसा होगा 1875 और बटे 10 है ना बेटा, इसलिए यहाँ पे 1 को छोड़ के हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। समझ में आया, 1 0 इसलिए आया कि नहीं आया सबको। चलो अगर 2 0 रहता तो ये 18.75 हो जाता। अब इसको ऐसा ही मत लिखना ना, देखो ध्यान से, आप इसको जब भी लिखेंगे ना तो इसमें बाद में 1 तो 0 लगा देना। क्या लगा देना, कैसे गलत आया। अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, अभी हमने क्या देखना है, ये हमारे क्या निकला है, ब्याज। क्या निकला है, ब्याज। अभी हमारा मिश्र धन निकालना बाकी, आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है। हमने क्या लिया, ये लिया, मूलधन लिया, दर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब ये हमारा क्या निकला है, ब्याज। अब हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। क्या निकालना है, वो ये बोल रहा है कि बैंक वाला किसको, करीम को कितना रुपए देगा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, P इंटू एन प्लस आई, P इंटू एन प्लस आई। P क्या है यहाँ पे, किस्त की राशि, और वो कितनी है 150, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, किस्तों की संख्या 24 है ना। ये दोनों करने के बाद हमारा मूलधन आएगा, और ब्याज हमने निकाल रखा है कितना, 187 रुपये 50 पैसे। सिर्फ 5 मत रखना, 1 0 और लिख देना अपने से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करिए आप, तो 15 गुना 24 करोगे है ना, 15 गुना 24 करोगे और 1 0 लगा देना। 15 चौक 60 का 0, इसका 1 तो 0 और इसका 60 हो गया, 15 चौक 60 का 0 हासिल में गया 6, 15 दूनी 30 और 6 36। मतलब उन्होंने सब मिला के 24 बार डाला है ना। तो 24 बार में उन्होंने कितना राशि डाल चुके हैं, वो 3600 रुपये डाल चुके हैं। प्लस ब्याज की राशि कितनी है, 187 रुपये 50 पैसे। अब बताओ इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3787 रुपये, 3787 रुपये 50 पैसे आया। तो ये हमारा क्या है, मिश्र धन, जिसको हम शो करते हैं ए से। तो इसलिए अब यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः भारतीय स्टेट बैंक किसको, करीम को कितना रुपए देगा, 2 साल पश्चात, हाँ इतना देगा, 2 साल बाद 3787 रुपये 50 पैसे देगा। ओके, चलो तो ये लिख लीजिए आप। फॉर्मूला वही है, बस आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला ये आया क्यों है, और ये आया है तो आपको इसको यूज़ इस प्रकार से करना है। ओके, समझ में आया। चलो
तो लास्ट में बोल ही देते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा बेटा तो इसको शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए तराश इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।